CUET की तैयारी कर रहे सभी छात्रों का मैं आलोक कुमार दृष्टि टीम की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग CUET यूनिट 11 पर बातचीत करेंगे। यूनिट 11 आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके अंतर्गत 1857 के विद्रोह पर चर्चा की गई है और 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास में अत्यधिक महत्व रखता है। क्यों यह अत्यधिक महत्व रखता है? क्योंकि 1857 के विद्रोह के पश्चात ही राष्ट्रीय आंदोलन का एक टर्निंग पॉइंट आता है। टर्निंग पॉइंट मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 1857 के विद्रोह की असफलता के पश्चात ही आधुनिक मानदंडों पर आधुनिक राजनीतिक संगठनों की स्थापना की प्रक्रिया तेज हो जाती है। हालांकि इसकी स्थापना की प्रक्रिया तो 1857 के विद्रोह के भी पहले है, क्योंकि सबसे पहला आधुनिक राजनीतिक संगठन लैंड होल्डर सोसाइटी था, या लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 में स्थापित हुआ था। उससे भी पहले 1836 में बंग भाषा प्रकाशिका सभा की स्थापना हो चुकी थी। 1843 में लैंड होल्डर सोसाइटी ही थोड़ा और विस्तृत और व्यापक होकर बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन बन जाता है, और यही 1851 में ब्रिटिश एसोसिएशन के रूप में विकसित हो जाता है। इसके पश्चात 1857 का विद्रोह हुआ। 1857 के विद्रोह के पश्चात दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, फिर 1876 में इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में, 1875 में इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष के नेतृत्व में, 1870 में पूना सार्वजनिक सभा, फिर बॉम्बे एसोसिएशन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। तो इस रूप में कहते हैं कि 1860, 70 और 80 के दशक में भारत के विभिन्न क्षेत्रों में आधुनिक राजनीतिक संगठनों की स्थापना होने लगी। आधुनिक राजनीतिक संगठन का अर्थ यह है कि लोकतंत्र में ये आधुनिक राजनीतिक संगठन सरकार से अपनी कुछ मांगे करते हैं और उन मांगों को पूरा किए जाने के लिए सरकार के ऊपर दबाव डालते हैं, और जब ये मांगे पूरी नहीं होती हैं तो धरना, प्रदर्शन इत्यादि के माध्यम से सरकार के ऊपर दबाव डालने का प्रयास किया जाता है और अपने लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास किया जाता है। आप कहेंगे कि सर इससे क्या होता है? तो इससे जनता राजनीतिक रूप से जागरूक होती है, जनता को राजनीतिक रूप से प्रशिक्षित किया जाता है, आंदोलन की उर्वर भूमि को तैयार किया जाता है, जनता का राजनीतिकरण किया जाता है, और आधुनिक लोकतांत्रिक आंदोलन का मूलभूत केंद्र जनता ही है। क्योंकि उस राजनीतिक संगठन या किसी भी राजनीतिक संगठन की मांग के समर्थन में जितना अधिक से अधिक जनता भागीदारी करेगी, सरकार के ऊपर उतना ही दबाव पड़ता चला जाता है। और हम लोगों ने भी इसी रास्ते पर चलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है। विशेषकर हमारे टॉपिक के अंतर्गत जो 14 यूनिट है उसमें हमें महात्मा गांधी के जन आंदोलन की अवधारणा को समझना है, और महात्मा गांधी के जन आंदोलन के परिणामों के माध्यम से ही भारत स्वतंत्रता की ओर बढ़ सका है।
तो 1857 की जो क्रांति है या 1857 का जो विद्रोह है वह मील का पत्थर क्यों है, वह टर्निंग पॉइंट क्यों है? इसका कारण यह है, अर्थात 1757 के पलासी, 1764 के बक्सर और 1765 के इलाहाबाद की संधि के पश्चात से ही, जब से अंग्रेजी कंपनी की सरकार ने बंगाल के शासन पर अपना नियंत्रण स्थापित किया था, तब से लेकर 1857 के सिपाही विद्रोह तक किसानों, जनजातियों, आम लोगों के सैकड़ों विद्रोह हो चुके थे। कहते हैं कि इन्हीं विद्रोहों की चरम प्रकाष्ठा 1857 के विद्रोह के रूप में थी। लेकिन ये विद्रोह परंपरागत अवधारणाओं पर आधारित थे। सबसे पहली बात तो यह कि 1857 के सिपाही विद्रोह से पहले जितने भी विद्रोह थे वे स्थानीय प्रकृति के विद्रोह थे, वे नियोजित नहीं थे। नेतृत्व का अभाव था, योजना का अभाव था, संगठन का अभाव था, मुद्दों का अभाव था, संसाधनों का अभाव था, उद्देश्य भी स्पष्ट नहीं था, क्योंकि अधिकांशतः ये विद्रोह जमींदारों या सूदखोरों या महाजनों के विरुद्ध होते थे। अर्थात औपनिवेशिक सरकार या उपनिवेशवाद या औपनिवेशिक शोषण की वास्तविक प्रकृति की समझ इनमें नहीं थी। अधिकांशतः इस विद्रोह का लक्ष्य अंग्रेजी शासन की स्थापना से पहले की व्यवस्था अर्थात मध्यकालीन व्यवस्था को स्थापित करना था। अर्थात अंग्रेजी शासन को समाप्त कर ये कौन सी शासन स्थापित करेंगे, इसका कोई स्पष्ट विकल्प इनके पास नहीं था। यही कारण है कि 1857 के विद्रोह और 1857 के विद्रोह से पहले जितने भी विद्रोह हुए थे उनकी प्रकृति पिछड़े हुए विद्रोह के रूप में व्यक्त की जाती है। पिछड़े हुए होने का मतलब है बैकवर्ड। यह परंपरागत विद्रोह था, क्योंकि इस विद्रोह का लक्ष्य एक राष्ट्र की स्थापना नहीं थी। इस विद्रोह का लक्ष्य लोगों का कल्याण, लोगों का विकास नहीं था, बल्कि विद्रोह में शामिल होने वाले लोगों के अपने अपने निहित उद्देश्य थे। ये राष्ट्र के निर्माण के लिए नहीं लड़ रहे थे। इसलिए 1857 तक का जो विद्रोह है उसे हम लोग परंपरागत विद्रोह कहते हैं, जबकि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को आधुनिक प्रतिरोध कहा जाता है, चूंकि यह प्रतिरोध या यह आंदोलन एक नए भारत की रचना करने के लिए था और भारतीय लोगों के अधिकारों के लिए था, उसके विकास के लिए था। इसलिए 1857 के विद्रोह के पश्चात जब भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद का विकास हुआ, राष्ट्रीय आंदोलनों का विकास हुआ, राष्ट्र के निर्माण की चेतना विकसित हुई और अंग्रेजी शासन को समाप्त कर एक नई आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था को स्थापित करने का विकल्प और दृष्टिकोण विकसित हुआ, तभी जाकर एक आधुनिक राष्ट्र के रूप में भारत की स्थापना संभव हो पाई है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि राष्ट्रीय आंदोलन के विकास से पहले 1857 के विद्रोह या असंख्य किसान, जनजातीय व नागरिकों के विद्रोह का महत्व नहीं था। वस्तुतः राष्ट्रीय आंदोलन की पृष्ठभूमि के रूप में ये थे। वस्तुतः 1857 के विद्रोह के साथ संघर्ष समाप्त नहीं हुआ, बल्कि एक नए संघर्ष की शुरुआत हुई है। तो इस रूप में आपको न सिर्फ 1857 के विद्रोह में निहित प्रवृत्तियों को समझना है, उसके कारणों को समझना है, उनकी प्रकृति को समझना है,
उनके परिणामों को समझना है, उनके प्रभावों को समझना है, उसकी सफलता असफलता के विषय में समझना है, बल्कि उनके महत्व को भी समझना है। आइए इस टॉपिक से जो प्रश्न हो सकते हैं उन प्रश्नों पर हम लोग आते हैं। 1857 का प्रतिनिधित्व अर्थात रिप्रेजेंटेशंस ऑफ 1857, इसके अंतर्गत जो रिप्रेजेंटेशंस जो वर्ड है यहां पर, इसका मतलब यह है कि 1857 के विद्रोह की शुरुआत कैसे हुई इसको समझना है। 1857 के विभिन्न केंद्रों को समझना है। दिल्ली में क्या हुआ, कानपुर में क्या हुआ, लखनऊ में क्या हुआ, इलाहाबाद, बनारस, जगदीशपुर, ग्वालियर, झांसी, अर्थात भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 1857 के विद्रोह के प्रतिनिधित्व करने वाले कौन लोग थे। जैसा कि आप जानते हैं कि इसे सिपाही विद्रोह कहते हैं, तो क्या 1857 के विद्रोह का प्रतिनिधित्व यही सिपाही कर रहे थे, या इन सिपाही विद्रोह के केंद्र में आम लोग, किसान, मजदूर, कारीगर, हस्तशिल्पी, दस्तकार, ये लोग इसकी मूल शक्ति थे। ठीक है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व अधिकांशतः क्षेत्रों में पुराने राजा, नवाब या जमींदार कर रहे थे, लेकिन उनकी भी शक्ति के मूल केंद्र में कौन था? तो ठीक है कि 1857 के विद्रोह की शुरुआत सिपाहियों ने की है, लेकिन जल्द ही यह एक लोकप्रिय विद्रोह में परिवर्तित हो गया, क्योंकि इस विद्रोह की केंद्रीय शक्ति आम जनता और किसान थे। तो आइए इस टॉपिक से पूछे जाने वाले प्रश्नों पर थोड़ा हम लोग बातचीत करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है कि गवर्नर जनरल के तौर पर लॉर्ड हार्डिंग के कार्यों में निम्नलिखित में से क्या शामिल था? पहला कह रहा है सैनिक साजो सामान का आधुनिकीकरण। वस्तुतः सैनिक साजो सामान का आधुनिकीकरण यह लॉर्ड डलहौजी से जुड़ जाएगा। जिनका पीरियड 1848 टू 1856 था, और लॉर्ड हार्डिंग उनसे पहले ही थे, 44 से 48। फिर दूसरा कह रहा है एनफील्ड राइफलों का प्रयोग शुरू करना। चूंकि 1857 के विद्रोह की शुरुआत का तात्कालिक कारण भी एनफील्ड राइफल को इंट्रोड्यूस किया जाना था, क्योंकि एनफील्ड राइफल में बारूद भरने से पहले जिस प्लास्टिक के कोटिंग को दांत से खींचकर हटाना होता था, यह अफवाह थी कि उस प्लास्टिक में सूअर और गाय की चर्बी को मिलाया गया है। और अधिकांशतः कंपनी के सिपाही जो भारतीय थे, या तो हिंदू थे या मुसलमान थे, उन्हें ऐसा लगा कि ये उनके धर्म को भ्रष्ट करने के एक ईसाई षड्यंत्र या अंग्रेजी षड्यंत्र के रूप में है। तो एनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू करना भी ये 1856 में इंट्रोड्यूस हुआ था, दिसंबर 1856 में। तो उस समय भी गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ही थे। इसलिए आंसर क्या होगा? लॉर्ड हार्डिंग ना तो एक है ना ही दो है, और जब ए और बी नहीं है इसका मतलब सी भी नहीं है जो कहता है ए और बी दोनों। इसका मतलब है अगर हम लॉर्ड हार्डिंग की बात करें तो इनमें से कोई भी लॉर्ड हार्डिंग से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि ये दोनों जो कथन दिया गया है ए और बी में, ये लॉर्ड डलहौजी से जुड़ा हुआ है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। एक बड़ी शानदार बात कही गई है, एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है, एनसीईआरटी से ही उठाया हुआ है, कि अवध रियासत के संदर्भ में किसने कहा
कि ये गिलास फल अर्थात चेरी एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। तो ये भी लॉर्ड डलहौजी का ही स्टेटमेंट था। वस्तुतः लॉर्ड डलहौजी ने विलय के सिद्धांत को इंट्रोड्यूस किया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कई आधार थे। सबसे पहला और अलोकप्रिय आधार भारतीय शासकों में अलोकप्रिय है, जिसे हम लोग गोद निषेध नीति कहते हैं। अर्थात भारतीय शासकों को यदि अपना उत्तराधिकारी नहीं है, अर्थात अपना पुत्र नहीं है, तो उन्हें गोद लेने के अधिकार से वंचित कर दिया गया। और ऐसी स्थिति में वह राज्य उस शासक की मृत्यु के पश्चात अंग्रेजी राज्य में मिल जाएगा। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा कि 1757 के पलासी के युद्ध से लेकर 1764 के बक्सर के युद्ध, फिर 1767 से लेकर 1799 तक 4 आंग्ल कर्नाटक युद्ध, 1775 से लेकर 1818 तक 3 आंग्ल मराठा युद्ध, 1814 से 16 तक आंग्ल नेपाल युद्ध, फिर 1824 से 26 आंग्ल बर्मा युद्ध, फिर 1838 से 42 आंग्ल अफगानिस्तान का युद्ध, 1843 सिंध का विलय किया जाना, 1844 से 46 प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, 1848 से 49 द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। अर्थात अंग्रेजी शासन का विस्तार एक तरफ तो सैन्य विस्तारवादी नीतियों के माध्यम से किया जा रहा था, दूसरी तरफ सहायक संधि के माध्यम से देसी राज्यों को या भारतीय शासकों को ब्रिटिश सरकार के अधीनस्थ बनाया जा रहा था। 1798 में सहायक संधि को लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लाया गया था। और जब भारतीय शासकों को पर्याप्त रूप से कमजोर बना दिया गया, तब डलहौजी के समय में इनके विलय की नीति लाई गई ताकि ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार को और भी व्यापक स्वरूप प्रदान किया जा सके। अर्थात लॉर्ड डलहौजी का हड़प सिद्धांत या विलय की नीति या गोद निषेध की नीति वस्तुतः अंग्रेजी साम्राज्य विस्तार की चरम प्रकाष्ठा को प्रस्तुत करता है। और विलय का दूसरा आधार था शासकों को पेंशन देकर उनके राज्य को हड़प लेना। और अवध का विलय तो बिल्कुल ही अनैतिक था, चूंकि अवध 1765 के इलाहाबाद की संधि के समय से ही अंग्रेजी संरक्षण में रहने वाला राज्य था और हमेशा उसने अंग्रेजी कंपनी का साथ दिया। और कुप्रशासन के आधार पर अवध का विलय कर लिया गया। अर्थात कुप्रशासन को लॉर्ड डलहौजी के द्वारा आधार बनाया गया, जबकि लॉर्ड डलहौजी का जो दृष्टिकोण है, साम्राज्य विस्तार के संबंध में जो दृष्टिकोण है, उसी को यह कथन स्पष्ट करता है कि यह गिलास फल है। अवध क्या है? तो यह एक चेरी है जो एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। अर्थात अवध पर उसकी जो ललचाई दृष्टि है, चूंकि अवध एक बहुत बड़ा क्षेत्र था, बहुत बड़ी देसी रियासत थी, तो साम्राज्य विस्तार की चरम प्रकाष्ठा को यह स्पष्ट करता है। थर्ड पॉइंट में आते हैं। 1859 में रिलीफ ऑफ लखनऊ। देखिए, जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे 1857 के विद्रोह से संबंधित, तो उसमें कई चित्र बनाए गए हैं जो 1857 के विद्रोह को स्पष्ट करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं।
तो ये जो विभिन्न जो चित्र बनाए गए हैं और चित्रकारों का जो नाम है वो आपको जरूर से जरूर स्पष्ट रखना चाहिए। तो आप ध्यान में रखिएगा, रिलीफ ऑफ लखनऊ, लखनऊ की राहत चित्र किसके द्वारा बनाई गई है? तो ये टॉमस जोन्स बार्कर के द्वारा बनाई गई है। इसी तरह से एक और चित्र है जो काफी महत्वपूर्ण है, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। सैनिक विद्रोह के 2 वर्ष बाद इन मेमोरियम नामक चित्र किसके द्वारा बनाई गई है? तो ये जोसेफ नोएल पेटन के द्वारा बनाया गया है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, इन मेमोरियम जो चित्र है वह जोसेफ नोएल पेटन के द्वारा बनाया गया है। इसके पश्चात हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं। 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? तो यह भी बात ध्यान में रखिएगा कि विद्रोहियों ने भी सबसे पहले दिल्ली पर अधिकार किया और अंग्रेजों ने भी सबसे पहले दिल्ली पर ही अधिकार किया, अर्थात यह दिल्ली हो जाएगा। जैसे मेरठ में सिपाही विद्रोह हुआ 10 मई 1857 को और 11 मई वे सिपाही दिल्ली आए और दिल्ली पर अधिकार कर लिया। अंग्रेजों ने भी सबसे पहले अपने अभियान की शुरुआत दिल्ली से ही की और दिल्ली पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। तो खैर, इस तरीके से 1857 के विद्रोह से संबंधित विभिन्न प्रश्नों को आप कर सकते हैं, देख सकते हैं। कई छात्र YouTube पर इस तरीके से मैसेज लिखते हैं कि सर क्वेश्चन और डेप्थ में होना चाहिए। देखिए, क्वेश्चन और भी डेप्थ में बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हम लोग तो सिविल सेवा की तैयारी करवाते हैं तो आराम आराम से बहुत ही डेप्थ में क्वेश्चन दे सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है कि आपको 12th के बेसिस पर अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन लेना है। इसलिए पूरे CUET के पैटर्न को CUET पर बेस्ड बनाने के लिए ही हमने सिर्फ NCERT बेस्ड चीजों को ही शामिल किया है। अदरवाइज अगर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की बात की जाए तो क्वेश्चन को तो बहुत ही टफ से टफ बनाया जा सकता है, लेकिन हमारा उद्देश्य क्वेश्चन को टफ रूप में प्रस्तुत करना नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य यह है कि यह अधिक से अधिक आपके लिए बेनिफिशियल हो, अकॉर्डिंग टू CUET का जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के अनुसार हो। आप सभी छात्रों से मैं यह भी कहना चाहूंगा कि 15 के 15 यूनिट पर दृष्टि लर्निंग ऐप पर क्लास उपलब्ध है, टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, उसको आप लोग अगर करते हैं तो यह आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। इस कक्षा को यहीं पर हम लोग समाप्त करेंगे और नेक्स्ट यूनिट के लिए, यूनिट 12 के लिए हम लोग पुनः आपसे मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।